बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। वादा माफ गवाहों से मुतल्लक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद मुबैना तौर पे एक बड़ी तादाद है जो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। क्या इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले हैं? और फिर मुज़ाहिर अली नकवी जो चहेते हैं बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल के, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला था वो कैसे ख़त्म हुआ, उसके एवज उन्होंने क्या किया, और उनसे एक वादा किया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो पूरा नहीं हो सका। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हम आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की ग्रुप बंदियाँ हैं, वाज़ेह तौर पे तकसीम है सुप्रीम कोर्ट, जो कोई ढकी छुपी बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल साहब जो हैं ये छुपा भी नहीं रहे। जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी या विलागर हैं जो मिले हैं ईद से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और वो सारी खबर बाहर आ गई हुई है, वहाँ तो खुल के उन्होंने बात की जनाब दो ग्रुप हैं, हम 8 जज हैं और जिनके सरबराही मैं कर रहा हूँ हम ख्याल बेंच जिनको कहते हैं, हम ख्याल जज जिनको कहते हैं, और दूसरी तरफ 7 जज हैं जिनमें जस्टिस काजी फायजी साहब, सरदार तारक मसूद, मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, जमाल मंदोखेल, अमीन उद्दीन खान, मे भी वो जो 7 हैं वो भी 8 हो जाएं। मुसर्रत हलाली साहब का तकर्रर हो गया सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पे, तो मे भी वो भी 8 हो जाएं। अच्छा, वो जो प्रो पीटीआई विलागर्स की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात जो सामने आई हैं, उसमें उन्होंने ये जो 7 जजेस हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट जजेस कहते हैं, इनके खिलाफ बड़ी बातें की हैं, बड़े वाक़यात सुनाए हैं, और वो जो पौधा लगाने वाला वाक़या हुआ था उसका भी जिक्र किया है कि मंसूर अली शाह साहब मुझे आए लेने कि जनाब पौधा लगाना है, फिर वो आके रुक गए काजी फायज जैसा के चैम्बर के सामने कि सीनियर मोस्ट जज हैं इनको भी साथ ले ले। मंसूर अली शाह बड़ा मुनाफिक है, इस तरह की बात की। और फिर आगे जाके ये भी कहते हैं कि मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी काम करना चाहते हैं, लेकिन काजी साहब जो हैं वो और काजी और उनके दीगर कुछ साथी जज जो हैं वो उन्हें बका रहे हैं। वो बहकना क्यों है उन्होंने यार, वो जज हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं। बहका तो आप सरदार तारक मसूद को रहे थे एक दौर में, आपके जो पहले वाले थे वो सारे। सरदार तारक मसूद साहब, मैं उनको कहता हूँ कि वो, मेरा ख्याल है कि वो मर्द मजाहत हैं। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले गए, और सुप्रीम कोर्ट गए तो अब कादी साहब के बाद वो सीनियर मोस्ट जज हैं, यानी तीसरे सीनियर जज हैं वो चीफ जस्टिस काजी साहब, और उसके बाद सरदार तारक मसूद साहब। जब कादी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, ये उस वक्त से लगे हुए हैं कि सरदार तारक मसूद को अपने साथ मिला लिया जाए, कादी साहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सरदार तारक मसूद साहब अपने असूलों पे डटे रहे। वो क्या फ़ायदा होना था उनको अगर कादी साहब को उस सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फारग कर देती, तो फिर सरदार तारक मसूद ने काजी साहब की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। अब काजी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे तो उनके ओहदे की मियाद के अंदर ही सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो आइंदा साल अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। ये उनको फ़ायदा होना था, लेकिन वो असूलों पर खड़े रहे। ये तकलीफ़ है इन लोगों को उनसे, और उनके बारे में ये कह रहे हैं उन विलागर से गुफ्तगू के दौरान कि मैंने जो केस भेजा था ना पनामा वाला, जमात इस्लामी वाला, जो 436 लोगों के खिलाफ उन्होंने दरखास्तें दी थी, पनामा लीक्स वाली केस जो अलग कर दिया था यार नवाज शरीफ वाले केस से 5 रुकनी बेंच ने, वो मैंने तारक मसूद को चेक करने के लिए भेजा था कि जनाब ये तो कहते हैं कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद मैं उनकी समाअत नहीं करूँगा जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो ये देखता हूँ क्या करता है, क्योंकि वो दरखास्त 184 सब आर्टिकल 3 के तहत है। इनको पता था 22 तारीख को उन्होंने नोट दे दिया था, जो फौजी अदालतों वाला केस है, सिविलियन का कोर्ट मार्शल होने वाला जो मामला है उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं, उसका 22 तारीख को उन्होंने नोट दे दिया था, बता दिया था कि 184 सब आर्टिकल 3 के मुकदमात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। इसके बावजूद
इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की उन विलागर्स को कि जनाब वो तो एम ही हवा में बातें करने वाला कोई बंदा है, वो उसके तो वो एक तरफ कहता है मैंने केस नहीं सुनने, दूसरी तरफ केस सुन रहा है। हालांकि उन्होंने जवाब दिया हुआ है। जो 22 तारीख को पहली समाअत हुई थी फौजी अदालतों के खिलाफ 4 दरखास्तों की, जिनमें एतजाज हसन की दरखास्त भी है, साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा की दरखास्त भी है, इमरान खान की भी दरखास्त उसमें शामिल है। तो उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है 22 तारीख का, जब 9 रुकनी बेंच था, वो जारी कर दिया गया है। उसमें काजी साहब का वो नोट भी शामिल है, जस्टिस काजी फायज ईसा का, जो वेबसाइट से हटा दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट भी शामिल है, और सरदार तारक मसूद का इख्तलाफी नोट जो है वो भी उसमें शामिल है। वो इख्तलाफी नोट इस तरह है कि जो 9 रुकनी बेंच था उसको फिर 7 रुकनी बेंच कर दिया गया था, और 7 रुकनी बेंच बनाने के लिए वो जजों के दस्तखत वगैरह होने थे। उस पर जो फैसला हुआ था कि जनाब इसको अब 2 जज उठ गए हैं तो जो नया बेंच बना दिया जाए, नए बेंच वाले फैसले पे वो जो 22 तारीख का जजमेंट है उस पर उन्होंने साइन नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि मैंने नहीं साइन किए, क्योंकि मैं तो अलग ही नहीं हो रहा, अपने आप को अलग ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब पहले वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका जो फैसला कर दिया जाए, जो आपने स्टे किया हुआ है, और कबल उस वक्त बिल की शक्ल में था, उस वक्त आपने स्टे कर दिए। स्टे हो ही नहीं सकता, ये तयशुदा असूल है। सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी हुई है कि किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, उस पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। अगर वो आइन से मुतसादम है तो कलअदम हो सकता है, लेकिन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये मुअत्तल किया हुआ है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनके हवाले में अपने किसी विलाग में दूंगा कि जितना भी बड़ा बेंच हो, जौन सा मर्जी बेंच हो, अगर उसने तयशुदा असूलों के खिलाफ कोई जजमेंट दी है तो उस जजमेंट की कोई हैसियत नहीं। इसलिए काजी साहब ने कहा था ये जो बेंच बना कर बैठे हुए हैं आप 9 रुकनी बेंच, ये जिस वक्त से आपने वो हुक्म इतनाई जारी किया हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, उसके बाद जो भी बेंच बन रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं ये भी एक तयशुदा अमर है कि असूलों से हटके, कानून से हटके अदालत का फैसला हो, उसे मानना ज़रूरी नहीं है, वो फैसला गैर मौसर होगा। बहरहाल इन्होंने वो जवाब दे दिया है कि मैंने पनामा लीक्स वाले केस की समाअत क्यों की। उन्होंने ये कहा कि जनाब 436 बंदा वाला जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी वो मुझे भेज दी गई, तो मैंने उसके लिए लंबी तारीख दे दी, 1 महीने की तारीख दे दी। इसलिए तारीख दे दी कि उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ चुका होगा, लेकिन ये तो दबा के बैठे हुए, फैसला ही नहीं कर रहे उसका। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो तो पहले ही एडमिट हो चुकी हुई थी, 5 रुकनी बेंच जो है उसको काबिल समाअत करार दे चुका हुआ था, लेकिन अलग कर दिया था उन्होंने इमरान खान केस से, इसलिए मैंने उस पर समाअत की थी, और कार्रवाई भी कोई उन्होंने खास नहीं की थी उसमें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुझसे इन्होंने पूछा ही नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने जब जो विलागर्स थे उन्होंने पूछा कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बना रहे, उनका जो दस्तयाब जज हैं उनको मैंने ले लिया, मैंने बेंच बना दिए। पहले 9 रुकनी बेंच बना ना फौजी अदालतों वाला, काजी साहब और सरदार तारक मसूद उसमें से उठ गए। फिर मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ हुआ, मंसूर अली शाह साहब भी उठ गए क्योंकि वो जवाद खाजा के रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त जब वो उठे थे जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपने 22 तारीख के नोट का भी जिक्र किया था, 22 जून वाले नोट का। तो वो नोट भी अब ये जो तहरीरी फैसला इन्होंने वेबसाइट पे जारी किया है उसमें मंसूर अली शाह साहब का वो नोट भी मौजूद है। ये कहते हैं मैंने दस्तयाब जजों का बेंच बना दिया, और वही सरदार तारक मसूद साहब तो दस्तयाब ही नहीं थे, वो तो छुट्टियों पे थे। आपने उनको पूछे बगैर ही लिखा है उन्होंने अपने नोट में, सरदार तारक मसूद साहब ने, उन्होंने कहा मैं काजी साहब से इत्तेफाक करता हूँ, काजी साहब ने जो इख्तिलाफी नोट दिया था मैं मुझसे पूछा ही नहीं इन्होंने, वो कहते हैं बेंच बनाने से पहले मेरे दस्तयाबी का ही नहीं पूछा। बहरहाल वो आके बैठ गए और अपना उन्होंने अलग नोट जो है वो दे दिया है। सैयद मंसूर अली शाह साहब का भी नोट जो है वो सामने आ गया, उसमें वो वही बात कर रहे हैं वन मैन शो वाली, जो उन्होंने एक जजमेंट दी हुई है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, और बेंचों की तश्कील के हवाले से ख़ास तौर पर जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो दरखास्तें आती हैं, जो आज सो मोटा वगैरह ली जाते हैं, उन पे वो उन्होंने एक जजमेंट दिया कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, बेंचों की तश्कील ऐसी होनी चाहिए कि या तो सीनियर मोस्ट 5 जज बना दिए जाएँ या फिर फुल कोर्ट बना दी जाए। अब भी उनका जो नोट सामने आया है उन्होंने उसमें यही लिखा है कि
184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट ना बनाने से अदलिया कमज़ोर हुई है और उसके फैसले बेवक़्त हो गए। ये उन्होंने अपने नोट में लिखा है। बहरहाल वो बैठे, लेकिन फिर एतराज़ हुआ तो वो उठ गए। अब 6 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा। जो सरदार तारक मंसूर साहब ने एक बहुत अहम बात इसमें लिखी है, ये दरखास्तें तो काबिल समाअत ही नहीं बनती, ये तो मुतासरा फरीक ही नहीं है जो आए हुए हैं। इनमें से ना एतजाज़ अहसन, ना इमरान खान, ना जवाद खाजा, इनके खिलाफ, और चौथे जो दरखास्त गुजार हैं, इन चारों का के खिलाफ तो ट्रायल चल नहीं रहा फौजी अदालतों में, और ना ही इनका नाम है किसी ऐसी FIR में जो फौजी अदालत में चलनी हो, जिसका मुकदमा चलना हो। तो ये तो मुतासरा फरीक ही नहीं है, ये कैसे आ गए? अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं जो नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 में तरमीम हुई है। इस तरमीमी सेक्शन के तहत जो चेयरमैन नैब हैं, उन्हें ये इख्तियार है कि इंक्वायरी, तफ्तीश या ट्रायल के किसी भी मरहले पर किसी भी मुलज़म को अगर वो समझते हैं कि उसकी गवाही जो है सूदमंद हो सकती है ऐसे मुलज़मों को सज़ा दिलवाने के लिए, तो वो उसको वादा माफ़ गवाह बना सकते हैं। वादा माफ़ गवाह बनने के बाद वो साहब जो हैं वो मुलज़मों की लिस्ट से निकल जाएंगे और गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और ये चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुकम्मल पार्डन, मुकम्मल माफ़ी, कोई ट्रायल नहीं, मासूम, अगर कोई साबिक वज़ीर, कोई ओहदेदार बनता है गवाह, वादा माफ़ गवाह, तो फिर वो नहल नहीं होगा वादा माफ़ गवाह बनने की वजह से, और फिर वो जुज़वी माफ़ी भी दे सकते हैं कि इस हद तक माफ़ी देंगे, इस हद तक नहीं। मुकम्मल माफ़ी में तो वो नाहली नूली भी नहीं होगी, लेकिन वो जो जुज़वी माफ़ी होगी उसमें ये कह सकते हैं जनाब इसको कैद की सज़ा नहीं होगी या जुर्माना नहीं होगा, लेकिन बाकी जो सज़ाएँ हैं बाकी मुजरिमों को मिल रही हैं वो इनको मिलेंगी, नाहली वगैरह ये वो एक। और उसके बाद कई सियासतदान, कई ओहदेदारान लाइन में लग सकते हैं। हमारे जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जो फ़ौजदारी कवानीन है, इनमें पहले ही अप्रूवर का एक कंसेप्ट है, लेकिन वो अदालत की सवाबदीद पे होता है। इस्तग़ासा वादा कर लेता है कि जनाब ठीक है, हम आपको वादा माफ़ गवाह बना देते हैं, आप इक़बाली बयान दे दें। इस बुनियाद पे इक़बाली बयान रिहाई के एवज़ कि आपको रिहा कर दिया जाएगा तो आप इक़बाली बयान दे दें। उस इक़बाली बयान को अदालत माने या ना माने, ये अदालत की मर्ज़ी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की अगर हम बात करें तो उसमें FSF के जो सरबराह थे मसूद महमूद, उन समेत 5 एहलकार जो थे, उन्होंने इक़बाली बयान दिया था, भुट्टो साहब के खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन वादा माफ़ गवाह के तौर पे जो माफ़ी मिली थी, सिर्फ वो मसूद महमूद को मिली थी, बाकियों को वो सज़ाए मौत दे दी गई थी और उस पर अमल दरामद भी हो गया था। इसी तरह भगत सिंह का जो मामला है, उसको भी वादा माफ़ गवाह, भगत सिंह और उनके साथियों को भी वादा माफ़ गवाह के बयान पर वो सज़ा हुई थी। वादा माफ़ गवाह का कंसेप्ट पाकिस्तान में या बरसगीर में कहाँ से आया है? ये बरतानिया से आया है। 18वीं सदी में वहाँ क्राउन विटनेस का कंसेप्ट आया था। इस्तग़ासा कमज़ोर हो, गवाहियाँ ना मिल रही हों, तो फिर मुलज़मों में से किसी को वादा माफ़ गवाह बना लिया जाता, जिसको यहाँ बरसगीर में या हमारे यहाँ सुल्तानी गवाह कहा जाता है। अब हम उसे वादा माफ़ गवाह कहना शुरू हो गए हैं। और इस तरमीम के बाद ये मार्केट में जो बातें चल रही हैं, उसमें यह है कि जो इनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, वो 15 जून से लापता हैं और उनकी बाजियाबी के लिए केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। और अभी तक 20 दिन हो गए हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई पता नहीं चला। F6 से वो गायब हुए थे और उसके बाद लापता हुए थे या कोई ले गया था, तो उसके बाद से वो लापता हैं और पता नहीं चल रहा कहाँ हैं। लेकिन बातें ये हो रही हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं इनके खिलाफ। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में मुसलसल ये रिपोर्टें आ रही हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, और किसके खिलाफ? फराग होगी के खिलाफ और बुशरा बेगम के खिलाफ, जो यहाँ होता रहा। और फिर ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ। और फिर एक और ऐसे शख्स का नाम इस लिस्ट में आ रहा है, उसको कहते हैं टीके, ताहर खुर्शीद,
जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार के, और हर हफ्ते जाके हफ्ते में एक मुलाकात करते थे वो फराग होगी से, जो बुशरा बेगम की दोस्त हैं, और वही कहते थे पंजाब चला रही थी, और वो हीरों का जो मामला था वो सारे ये वो डील शील बुशरा बेगम की जगह फ्रंटमैन के तौर पे वही करती थी। तो हफ्ते में एक दफ़ा जाके सारी रिपोर्ट देते थे, जनाब इतने तबादले हुए हैं, इतने अहकामात में अमल दरामद हो गया है बुशरा बेगम की, और इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, और ये आपका हिस्सा। और टीके साहब जो हैं, बड़ी शिकायतें थी इनके खिलाफ, लेकिन हटाया नहीं था इमरान खान ने। हटाया फिर आज़म खान के कहने पे था। उस वक्त के मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त के जो आईजी थे अनाम गनी साहब, वो एक रिपोर्ट लेके गए थे आज़म खान के खिलाफ कि इस बंदे ने अन्नी डाली हुई है पंजाब में। तो फिर आज़म खान ने बात की इमरान खान से, जिसके बाद ये टीके को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे जो काम कर रहे थे इस ओहदे से हटाया गया। ये टीके का भी हो सकता है। और फिर मेरा तो ख्याल है कि नाम गनी साहब ने अगर रिपोर्ट दी थी वहाँ, तो नाम गनी साहब से पूछना चाहिए कि जनाब वो रिपोर्ट क्या है। आज़म खान साहब से पूछेंगे जो नाम गनी वाली रिपोर्ट है वो कहाँ पे है। अच्छा, अब वज़ार अली अकबर नकवी साहब की जो दिलचस्प दास्तान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बंदयाल साहब ने कहा है ना, ओपन कोर्ट में भी कहा था आपको पता ना चाहिए मैंने क्यों बैठाया है, ये एक पैगाम है। और फिर वो कह रहे थे बेंच में मुज़ाहिर अली नकवी को मैंने क्यों बैठाया है, जब इनके खिलाफ रेफरेंस वगैरह गए हैं, अभी तक वो रेफरेंस पेंडिंग है, और सरदार तारक मसूद साहब को भेजी हुई है फाइल उन्होंने, चीफ साहब ने, और वो कह रहे हैं देखें वो क्या करते हैं, ये तो बड़ा पाक साफ आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, जैसा ईमानदार बंदा ही कोई नहीं है, इसका माजी बेदाग है। और कल के व्लॉग में मैंने बताया था जनाब इनकी जब कन्फर्मेशन होनी थी एडिशनल जज से कन्फर्म जज के तौर पे हाई कोर्ट के, तो इस वक्त क्या हुआ था, क्या मामला चले थे। और फिर एक जजमेंट का भी मैंने जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट में इनकी जजमेंट के खिलाफ अपील गई सुप्रीम कोर्ट में, और 3 रुकनी बेंच ने इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी। आसफ सईद खोसा, अमीर हानी मुस्लिम और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल बेंच ने इनका फैसला कलअदम करते हुए ये कहा था, कलरफुल एक्सरसाइज का जिक्र किया था कि रंगबाजी की है, दाल में कुछ काला है इस जजमेंट इनके मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जजमेंट में। तो उसके खिलाफ इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, नज़रसानी भी मुस्तरद होगी। फिर उस जजमेंट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया इनका। और मैंने ये कल कहा था कि वो पता नहीं साकब निसार ने कैसे वो मामला जो है वो रफा दफा किया, कैसे इनका वो रेफरेंस जो था उसको ख़त्म किया। तो अब ये इतला ये है कि वो रेफरेंस ख़त्म करने के पीछे क्या कहानी थी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये आपको याद होगा कि आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन के जुर्म में परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई गई 3 रुकनी ख़ुसूसी अदालत की तरफ से सज़ाए मौत। उस अदालत के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस सेठ वकार अहमद साहब थे। लाहौर हाई कोर्ट के शाहद करीम साहब भी उस बेंच के रुकन थे, उस अदालत के रुकन थे, और सिंध हाई कोर्ट के एक जज भी रुकन थे। सिंध वालों ने तो इख्तलाफ किया था उस जजमेंट से, वो 2-1 से जजमेंट आई थी सज़ाए मौत देने वाली। ये 17 दिसंबर 2019 को जजमेंट आती है ख़ुसूसी अदालत की कि जनाब मुशर्रफ को सज़ाए मौत दे दी जाए, सज़ाए मौत को हुक्म सुना दिया जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है 17 के बाद एक जाते हैं कुछ लोग, भाई लोग जाते हैं साकब निसार साहब के पास मुबैना तौर पे, और उन्हें कहते हैं जनाब इस मामले से कैसे निकलें, कैसे निकालना है। उससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में थे। अब इतला ये है कि साकब निसार साहब, फिर मुलाकात साकब निसार साहब की, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की, और फिर कुछ लोगों की जो ये चाहते थे कि मुशर्रफ का ये सज़ाए मौत है या ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला कलअदम हो जाए, तो वो एक मुलाकात होती है। वहाँ साकब निसार साहब इनके साथ ये वादा करते हैं कि अगर मुशर्रफ को बरी कर दें आप, तो फिर आपके खिलाफ रेफरेंस ख़त्म। और एक और वादा वहाँ किया गया कि मामून रशीद के बाद अगले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आप होंगे। ऊपर वाले जो आपसे सीनियर जजेस हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, और आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया जाएगा। और ये फिर रिट के ज़रिए मुशर्रफ जो हैं वो चैलेंज कर देते हैं
اپنے خلاف جو سزا ہے اس کو، وہ ریٹ قابل سماعت ہی نہیں تھی، کیونکہ ریٹ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ صرف اس صورت میں دائر ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں جب کوئی راستہ نہ ہو داد رسی کا متبادل راستہ نہ ہو، اپیل کا حق نہ ہو، جبکہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اپیل کا حق تھا اس کے پاس، مشرف کے پاس، سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتی تھی۔ اچھا، وہاں یہ کوئی اعتراض نہیں لگایا، آبجیکشن ہی نہیں لگایا، لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اس ریٹ پہ یہ اعتراض ہی نہیں لگایا کہ جناب یہ تو جورسڈکشن ہی نہیں، 199 کے تحت آپ آ ہی نہیں سکتے۔ اور اس وقت سردار شمیم خان صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور اپنے جانے سے، ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے 31 دسمبر کو وہ ریٹائر ہوتے ہیں، 31 دسمبر 2019 کو، اور اس سے کوئی 5-7 دن پہلے وہ ایک تین رکنی بینچ بنا دیتے ہیں، اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہتے ہیں مجھے یہ جج دے دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ 3 رکنی بینچ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوتے ہیں، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں محمد امیر بھٹی صاحب ہوتے ہیں، اور مسعود جہانگیر صاحب ہوتے ہیں۔ یہ سارا اوپر سے نیچے تک سارے طے شدہ معاملات کے تحت یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ دسمبر 2019 میں وہ درخواست آتی ہے مشرف کی، ایک دن بینچ جسمات شروع کر دیتا ہے، اور 13 جنوری کو فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ 2 ہفتے بھی نہیں لگتے، 2 ہفتوں سے پہلے یہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے سزا دینے کا، وہ فیصلہ بھی کالعدم، عدالت کی تشکیل بھی غلط، ریفرنس بھیجنے کا کام بھی غلط کہ جناب وزیر اعظم نے کابینہ سے منظوری نہیں لی، اور وہ قانون جو ہے اس کی ایک شک بھی ختم کہ جناب ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ وہ تو لکھا ہو نا اس قانون میں کہ جناب 1956 سے اس کا اطلاق ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ماضی مجھے، حالانکہ یہ ماضی کے چکر ہی نہیں تھا پرویز مشرف والا۔ تو اس نوعیت کے کیسوں کی سماعت میں مہینوں لگ جاتے ہیں، یہاں ہفتے بھی نہیں لگے، 13 جنوری کو ختم سارا کچھ، پاک صاف پرویز مشرف صاحب۔ اس پہ وکلا تنظیمیں جو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے روڑا ڈال دیا جناب یہ کیا فیصلہ ہوا، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ اچھا، اپنی جورسڈکشن کا بھی تعین نہیں کیا، کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا کہ جناب فل بینچ صاحب، مظاہر نقوی صاحب، آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں، یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اپیل کا حق ہے، اس قانون کے تحت اپیل کریں، یہ ریٹ میں کیسے آپ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی نہیں اٹھایا۔ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ ایک دن عدالت میں جناب آ کے بیٹھ گئے علی ظفر صاحب، تو بینچ نے کہا علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے، تو علی ظفر صاحب آپ اس میں معاون ہیں، عدالتی معاون، ایمکس کرائی ہیں آپ، ٹھیک ہے جناب۔ ایمکس کرائی صاحب نے سارا کچھ مشرف کے جو بھی مشرف کا مدعا تھا، موقف تھا، اس کی تائید کی، بالکل مکمل دلائل دیے جناب، یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا کہ سرکاری وکیل جو تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل وہ مشرف کی حمایت کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کیا کسی نے، یعنی سرکار، درخواست گزار، عدالتی معاون، سب کا ایک ہی موقف، اور عدالت سب کا ایک ہی موقف۔ اچھا، وہ جو میں وکلا والی بات کروں، وکلا جو ہے اس پہ انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے، بفر گئے تھوڑے سے، تو سندھ ہائی کورٹ بار نے اس کو چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، راول پنڈی بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کر دیا، حامد خان کے ذریعے، پی ٹی آئی والے جو حامد خان ہیں ان کے ذریعے انہوں نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، پاکستان لائرز فورم نے بھی اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں، وکلا رہنماؤں کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا ججمنٹ ہوگی۔ اب 18 مارچ 2020 کو ریٹائر ہوتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید صاحب، اور اس سے 2 دن پہلے 16 مارچ 2020 کو یہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ یہ جو اتنی تیزی دکھائی تھی نا انہوں نے کہ 2 ہفتوں میں فیصلہ کر کے پر مارا کٹکا دیا، وہ اس لیے تھا کہ ان کے دن تھوڑے رہتے تھے، انہوں نے کوئی 3 ماہ چیف جسٹس رہنا تھا مامون رشید نے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ 18 مارچ کو وہ ریٹائر ہو گئے، تو 18 مارچ سے پہلے انہوں نے یہ کام ڈال دیا، لیکن وہ وکلا کا رد عمل اتنا شدید آیا کہ دوسرا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکا۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو سپریم کورٹ لے جاتے ہیں، 3 سال آپ کو اور مل جائیں گے، وہاں آ کے کام کریں آپ، اور پھر وہاں بیٹھے۔ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں بندیال صاحب
کہ جناب انہوں نے تو کچھ ان جیسا ایماندار انصاف پسند جج ہی کوئی نہیں ہے. یہ سر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.